और आज की पहली कहानी मुंबई की है। ये बात 2025 की है। 36 साल का राकेश राजेंद्र खेड़ेकर मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में रहता है। गौरी अनिल सांबरेकर 32 साल की थी और पालघर की रहने वाली थी। राकेश के पापा गौरी के मामा लगते हैं। इसी नाते गौरी ने राकेश के घर में रहकर ही पढ़ाई की थी। वहीं रहते रहते राकेश और गौरी को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला किया और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। शुरू में घर वालों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सबको यही लगा था कि आगे चलकर दोनों शादी कर ही लेंगे। दोनों पढ़े लिखे थे और मुंबई में नौकरी भी करते थे। करीब 4 साल तक दोनों ने साथ में जिंदगी बिताई, लेकिन आपस में तालमेल सही से नहीं बैठा। अक्सर उनके बीच लड़ाई झगड़े और अनबन होती रहती। यह देखकर दोनों परिवारों को लगा कि अगर इनकी शादी हुई तो निभाना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने शादी न करने की सलाह दी। परिवार वालों के मना करने के बावजूद साल 2023 में राकेश और गौरी ने शादी कर ही ली। शादी के बाद गौरी ने अपना नाम बदलकर गौरी खेड़ेकर रख लिया। उसने राकेश से कहा कि जब घर वाले उनके रिश्ते के खिलाफ थे, तो अब वे किसी भी रिश्तेदार के साथ नहीं रहेंगे, बल्कि अलग रहकर अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। दोनों ने यही किया और अलग रहने लगे। इसके बाद फरवरी 2025 में राकेश ने बेंगलुरु में नौकरी ढूंढनी शुरू की। गौरी भी काम की तलाश में लगी थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। वहीं राकेश को एक प्राइवेट कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर की नौकरी मिल गई। काम घर से ही करना था, इसलिए वह गौरी को लेकर बेंगलुरु आ गया। अब दोनों बेंगलुरु के बनरगट्टा के तेजस्विनी नगर इलाके में रहने लगे। 27 मार्च 2025 की शाम करीब 5:30 बजे राकेश ने उसी बिल्डिंग में रहने वाले किराएदार प्रभु सिंह को फोन किया। प्रभु सिंह ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। फोन पर राकेश ने सीधे सीधे कह दिया कि पिछली रात उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। उसने यह भी कहा कि पुलिस को खबर कर दो और गौरी के घर वालों को बता दो, ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। ये सुनकर प्रभु सिंह घबरा गया। उसने तुरंत मकान मालिक को बताया। मकान मालिक कमरे के बाहर पहुंचे तो देखा कि दरवाजा बाहर से बंद था। उन्होंने देर न करते हुए पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी ही देर में हुलिमावू पुलिस मौके पर पहुंच गई। घर अंदर से बंद था, इसलिए पुलिस को दरवाजा तोड़कर अंदर गए। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली। जब बाथरूम में पहुंचे तो वहां एक बड़ा सूटकेस रखा मिला। सूटकेस खोला गया तो उसमें गौरी की लाश पड़ी थी। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच की। शुरुआती जांच में शक जताया गया कि गौरी को जिंदा ही सूटकेस में बंद किया गया था। घटना स्थल से मिले सबूत भी यही इशारा कर रहे थे, खासकर गौरी के नाक और मुंह से निकला हुआ बलगम। डॉक्टरों के अनुसार बलगम तभी निकलता है जब इंसान जिंदा होता है और दम घुटने से उसकी मौत होती है। अगर मौत पहले हो चुकी हो और फिर शव को सूटकेस में रखा गया हो तो बलगम नहीं निकलता। इसी वजह से जांचकर्ताओं का मानना था कि गौरी की मौत सूटकेस के अंदर ही हुई थी। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, ताकि मौत की असली वजह साफ हो सके। दूसरी तरफ पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। जब फुटेज देखी गई तो सच्चाई सामने आई। राकेश आधी रात को ही घर से निकल गया था। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक की। मोबाइल टावर से पता चला कि वह शिरवल के पास है, जो पुणे से करीब 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। पुलिस अफसर ने उसे फोन किया तो राकेश ने कहा कि उसने पूरी रात गौरी की लाश से बातें की हैं और वह बेहद परेशान है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अब राकेश अकेले ही मुंबई की तरफ जा रहा था। सफर के दौरान उसके मन में बार बार गौरी और अपने किए अपराध की बातें घूम रही थीं। गौरी का स्वभाव गुस्सैल था। गुस्से में वह क्या कर बैठेगी, इसका अंदाजा खुद उसे भी नहीं होता था। एक बार तो उसने अपने ही भाई पर हमला कर दिया था। यही वजह थी कि दोनों परिवार इस शादी के खिलाफ थे। फिर भी शादी हो गई, लेकिन मुश्किल से 2 ही साल टिक पाई। गौरी की हत्या करके राकेश ने अपना ही घर उजाड़ लिया था। यही बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। वह भीतर से टूट चुका था और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मन में अपने ही जीवन को खत्म करने जैसे ख्याल आने लगे। कर्नाटक की सीमा पार करके जब वह कागल पहुंचा तो वहां एक मेडिकल स्टोर से उसने हार्पिक, फिनाइल और तिलचट्टे मारने की दवा खरीदी। इसके बाद वह कोल्हापुर से होते हुए कराड़ की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसने बेंगलुरु में अपने एक परिचित को फोन किया और पूरी घटना बता दी। फिर जब वह खंडाला घाट उतारकर शेरवल के पास निधि कंपनी के हाईवे रोड पर पहुंचा तो मानसिक तनाव सहन न कर सका। उसने वही खरीदी हुई कीटनाशक दवाएं पी लीं।
जहरीली दवा पीने के बाद भी वह कुछ देर तक कार चलाता रहा, लेकिन जल्द ही उसे चक्कर आने लगे और बेचैनी बढ़ गई। आखिरकार वह कार से नीचे उतरा और सड़क किनारे थककर बैठ गया। उसी समय वहां से एक मोटरसाइकिल सवार गुजरा। उसने राकेश को सड़क किनारे बैठे देखा तो गाड़ी रोकी और मदद के लिए पास आया। जब उसने हाल पूछा तो राकेश ने सीधे कह दिया कि उसने जहर खा लिया है। इंसानियत के नाते उस शख्स ने देर न लगाई। उसने राकेश को संभाला और उसकी ही कार में बैठाकर शिरवल के जोगलेकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। अस्पताल में जब इलाज शुरू हुआ तो शिरवल पुलिस स्टेशन के हवलदार कुंभार भी वहां पहुंचे। उन्होंने राकेश से पूछताछ की। घबराई और टूटी हुई आवाज में राकेश ने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कबूल किया कि उसने बेंगलुरु में अपनी पत्नी गौरी की हत्या कर दी थी। शव को बैग में भरकर घर पर ही छोड़ आया और फिर वहां से भाग निकला। रास्ते में मानसिक दबाव सहन न कर सका और जहर पी लिया। यह सुनकर हवलदार कुंभार ने तुरंत खबर शिरवल पुलिस स्टेशन के बड़े अफसरों तक पहुंचा दी। पुलिस इंस्पेक्टर यशवंत नलावड़े ने फौरन इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक समीर शेख को दी। इसके बाद अफसरों के बीच हलचल मच गई। घटना की सही जानकारी लेने के लिए बेंगलुरु पुलिस से सीधा संपर्क किया गया और आगे की कार्रवाई शुरू हो गई। उधर राकेश की हालत और बिगड़ रही थी। पहले उसे भारतीय विद्यापीठ अस्पताल ले जाया गया, फिर वहां से पुणे के ससून अस्पताल भेजा गया। अपराध बेंगलुरु में हुआ था और आरोपी पुणे में मिला था, इसलिए शिरवल पुलिस ने पूरी जानकारी बेंगलुरु पुलिस को दे दी। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस के अफसर ससून अस्पताल पहुंचे और वहीं राकेश से पूछताछ की। पूछताछ में राकेश ने जो बताया वो कुछ इस प्रकार था। गौरी को लेकर वह बेंगलुरु आ गया था। अब दोनों बेंगलुरु के बनरगट्टा के तेजस्विनी नगर इलाके में रहने लगे। यहां आकर भी गौरी लगातार नौकरी ढूंढती रही, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। गौरी स्वभाव से थोड़ी जिद्दी थी। उसे हमेशा अपनी बात मनवानी होती थी। कुछ महीनों बाद जब नौकरी नहीं मिली तो उसने राकेश पर दबाव डालना शुरू किया कि वे दोनों मुंबई वापस लौट जाएं, लेकिन राकेश इसके लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि अभी अभी अच्छी नौकरी मिली है, इसे छोड़ना ठीक नहीं होगा, वरना पैसों की दिक्कत शुरू हो जाएगी। इसी बात पर दोनों के बीच रोज रोज झगड़े होने लगे। 26 मार्च को भी यही हुआ। दिन भर काम करने के बाद रात को राकेश आराम करना चाहता था, लेकिन गौरी ने फिर से मुंबई लौटने की जिद पकड़ ली। राकेश उसे समझाता रहा, मगर गौरी चिढ़ गई। नौकरी न मिलने की वजह से वह पहले से ही परेशान थी और अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि बेंगलुरु में उसे कभी काम नहीं मिलेगा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि राकेश से रहा नहीं गया और उसने गुस्से में गौरी को थप्पड़ मार दिया। ये बात गौरी को बहुत लगी। वह तिलमिला गई और घर का सामान उठाकर फेंकने लगी। अचानक उसने चाकू उठा लिया और गुस्से में राकेश की तरफ फेंका। ये देखकर राकेश भी अपना आपा खो बैठा। उसने वही चाकू हाथ में लिया और गुस्से झोंक में गौरी के गले, गर्दन और पीठ पर वार कर दिए। गौरी बुरी तरह घायल होकर घर की लॉबी में गिर पड़ी और वहीं उसकी सांसें थम गईं। राकेश को लगा कि उसकी मौत हो चुकी है और उसने मन ही मन ठान लिया कि अब लाश को कहीं छिपाना पड़ेगा। लेकिन तभी उसने देखा कि गौरी में अभी भी हल्की सी हरकत हो रही है। उसे लगा कि शायद अब भी जान बाकी है। यह देखकर उसका दिल बैठ गया। गुस्से में किया अपना काम उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। पछतावे से भरा राकेश करीब 1 घंटे तक उसके पास बैठा रहा। कभी उसे देखता तो कभी खुद से ही सोचता कि उसने क्या कर दिया। कुछ ही देर बाद गौरी की हलचल बिल्कुल थम गई, मगर उसके शरीर से खून लगातार बह रहा था। राकेश के मन में डर समाने लगा कि अगर यह खून दरवाजे की दरारों से बाहर निकल गया तो सबको उसकी करतूत पता चल जाएगी। घबराहट में उसने जल्दी जल्दी एक बड़ा बैग निकाला और गौरी का शव उसमें ठूंस दिया। बैग को घसीटते हुए वह बाथरूम तक ले गया और वहां रख दिया ताकि खून बाथरूम के पाइप से बह जाए और बाहर किसी को भनक न लगे। शरीर छिपाने के बाद राकेश के मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, किसी तरह यहां से निकलकर मुंबई पहुंचना है। उसने बिना देर किए मुंबई लौटने की तैयारी शुरू कर दी। दूसरे दिन सुबह से लेकर पूरा दिन गौरी का शव घर के अंदर बैग में ही पड़ा रहा। राकेश ने अपने पिता से फोन पर बात की और बस इतना बताया कि वह मुंबई लौट रहा है। उसने हत्या की बात छिपा ली। शाम तक जब उसकी सारी तैयारी पूरी हो गई तो उसने दोबारा पिता से बात की। इस बार उसने सच स्वीकार कर लिया कि उसने गौरी की हत्या कर दी है और अब वह अपनी जान भी लेने की सोच रहा है। पिता ने उसे बहुत समझाया और कहा कि वह मुंबई पहुंचे
और वहां जाकर पुलिस के सामने सच बता दे। इसके बाद राकेश ने अपनी होंडा सिटी कार से मुंबई निकलने का निश्चय किया। शुरुआत में उसका इरादा शव को भी साथ ले जाने का था। उसने बैग घसीटकर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त बैग का हैंडल टूट गया। मजबूरी में उसने गौरी का शव घर के अंदर ही छोड़ दिया और अकेले निकल पड़ा। शहर से बाहर जाते समय उसने अपना फोन बंद कर दिया। पुणे के रास्ते में उसने फोन चालू किया और गौरी के भाई गणेश सांबरेकर को दोपहर करीब 4 बजे कॉल किया। उसमें उसने साफ कहा कि उसने गौरी को मार दिया है। इसके बाद उसने दोबारा फोन बंद कर दिया। गणेश ने तुरंत महाराष्ट्र पुलिस को खबर दी। महाराष्ट्र पुलिस ने यह जानकारी बेंगलुरु पुलिस इंस्पेक्टर बीजी कुमार स्वामी तक पहुंचाई और वहां से एक टीम राकेश के घर भेजी गई। इसी बीच राकेश ने उसी बिल्डिंग में रहने वाले किराएदार प्रभु सिंह को फोन किया। पूछताछ के दौरान राकेश ने साफ साफ कह दिया कि उसने गौरी को मार दिया है। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। और आज की दूसरी कहानी पाकिस्तान के जिला सियालकोट की है। सियालकोट के गांव कोटमंड में शब्बीर अहमद रहते थे, जो पाक पुलिस में एएसआई थे। 2020 में उन्होंने अपनी इकलौती बेटी जहरा की शादी कर दी। जहरा की शादी उनकी पत्नी की बड़ी बहन सुघरान बीबी के इकलौते बेटे कदीर अहमद से हुई। यह शादी शब्बीर अहमद ने सुघरान बीबी की इच्छा पर की, क्योंकि सुघरान बीबी और उसकी बेटियां हमेशा चाहती थीं कि जहरा उनकी बहू बने। जहरा खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ी लिखी और हर काम में माहिर थी। उसका तरीका व्यवहार भी बहुत शालीन था। इसलिए जब कदीर का रिश्ता जहरा के लिए आया तो शब्बीर अहमद ने जहरा से पूछकर और घर के बड़े लोगों से बात मुलाकात करके 10 अप्रैल 2020 को खुशी खुशी उसका निकाह कदीर से कर दिया। शादी के कुछ समय बाद जहरा अपने पति कदीर के साथ सऊदी अरब चली गई। वहां उसने एक बेटे को जन्म दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। नवंबर 2024 के पहले हफ्ते में जहरा सऊदी अरब से अपने ससुराल पाकिस्तान आई। शब्बीर अहमद और उनका पोता उसे लेने एयरपोर्ट गए। कुछ दिन मायके में रहने के बाद उन्होंने जहरा और उसके बेटे को लेकर उसकी ससुराल कोटली मीरा छोड़ दिया। जहरा उस समय 7 महीने की गर्भवती थी। ससुराल जाने के बाद जहरा की कोई खबर नहीं मिली, फोन भी नहीं उठा रही थी। यह देखकर शब्बीर अहमद थोड़े परेशान रहने लगे। जहरा के पिता और पति दोनों उसके लिए हमेशा थोड़े फिक्र में रहते थे। लेकिन 3 दिन से शब्बीर अहमद अपनी बेटी जहरा को फोन कर रहे थे, लेकिन उसका फोन हमेशा बंद आ रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद जहरा अपनी ससुराल में कुछ काम में लगी होगी या कहीं शादी समारोह में गई होगी, इसलिए वह फोन नहीं उठा पा रही थी। शब्बीर अहमद, जो खुद पुलिस थाने में काम करते थे, अपने काम में लगे हुए रहते थे। फिर भी उनके दिल में हमेशा अपनी बेटी जहरा की फिक्र और घबराहट रहती थी। 3 दिन से फोन बंद रहना और खुद भी कोई कॉल न करना उनके लिए किसी सस्पेंस या अनसुलझी कहानी जैसा था। 9 नवंबर 2024 की दोपहर थी। शब्बीर अपने थाने के कामों में लगे हुए थे। तभी उनका फोन बजा और स्क्रीन पर उनके दामाद सऊदी अरब में रहने वाले कदीर अहमद का नाम आया। कदीर भी जहरा के बारे में फिक्र में था। कदीर ने शब्बीर से कहा कि वह जहरा की हालचाल जानने उनके घर जाएं। शब्बीर ने तुरंत कहा कि वह अब भी उनके घर जाएंगे और सब ठीक कराएंगे। उस समय पिता की परेशानी और पति की जिम्मेदारी दोनों उनके दिल में साथ साथ थी। शब्बीर ने अपनी परेशानी पुलिस विभाग को बता दी और छुट्टी लेकर बेटी की ससुराल चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि सुघरान बीबी अपनी दोनों बेटियों यास्मीन और सबा और पोतों के साथ हंसी खुशी में लगी हुई थीं। शब्बीर ने जहरा के बारे में पूछा, लेकिन सुघरान बीबी ने कोई जवाब नहीं दिया और उन्हें नजरअंदाज करते हुए अपनी बातों में लगी रहीं। यह देखकर शब्बीर को शक हुआ कि कुछ तो ऐसा है जो उनकी बेटी की सास उन्हें नहीं बता रही। शब्बीर पहले सीधे जहरा के कमरे में गए। उन्होंने बिस्तर और पलंग के नीचे देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर वे घर के अन्य कमरों में देखने लगे। तभी सुघरान बीबी और उसकी दोनों बेटियां यास्मीन और सबा अचानक शब्बीर के साथ झगड़ने लगीं और गाली गलौज करने लगीं। शब्बीर अहमद, जो खुद एक पुलिस अधिकारी थे, अब अच्छी तरह समझ चुके थे कि सास और उसकी बेटियां उन्हें उकसाकर झगड़ा और मारपीट करवाने की कोशिश कर रही हैं। सबसे पहले शब्बीर ने पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन किया और बेटी जहरा के ससुराल से गायब होने की सूचना दी। इसके बाद उन्होंने अपने भाई को भी फोन किया और कहा कि कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए जल्दी से जहरा के ससुराल आने की जरूरत है। फिर तीसरा फोन उन्होंने अपने दामाद कदीर अहमद को किया।
शब्बीर ने कदीर को बताया कि स्थिति बहुत गंभीर नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि सास और उसकी बेटियों ने कुछ ऐसा किया है कि ज़हरा अब ठीक नहीं है। पुलिस ने सुघरान बीबी से पूछताछ की। सास ने कहा कि आज सुबह ज़हरा अपने 2.5 साल के बेटे शफे को घर पर छोड़कर चली गई। सास ने यह भी कहा कि हो सकता है ज़हरा किसी लड़के के साथ भाग गई हो। यह सुनते ही शब्बीर अहमद का खून खौल उठा। अपने जज्बातों पर काबू रखते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की ऐसी परवरिश नहीं की थी कि वह किसी के साथ भाग जाए। शब्बीर ने पुलिस से कहा कि उन्हें कोई सबूत दिखाया जाए कि ज़हरा सच में यहाँ से चली गई है। उनके दिल में तो यही ख्याल था कि सुघरान बीबी और उसकी बेटियों ने मिलकर उनकी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। शब्बीर बहुत परेशान थे और रो भी रहे थे। कुछ देर बाद पुलिस वाले उनके पास आए। कांस्टेबल सिकंदर ने उन्हें किनारे बुलाया और बताया, अब तक घर में कुछ भी शक वाली चीज नहीं मिली है। बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। शब्बीर ने कहा कि घर में 3 औरतें और 2 जवान लड़के मौजूद हैं और अगर सभी से पूछताछ की जाए तो सच सामने आएगा। इसके बाद शब्बीर अहमद ने पुलिस को लिखित शिकायत दी। इसके आधार पर पाकिस्तान के थाना मात्रा में पाकिस्तान दंड संहिता की धारा के तहत उनकी बेटी के गुमशुदा होने का मामला दर्ज कर लिया गया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद शब्बीर अहमद अपने घर लौट आए, जबकि थाना मात्रा की पुलिस ने हिरासत में लिए गए 5 आरोपियों को शुरुआती पूछताछ के बाद छोड़ दिया। उस रात शब्बीर अहमद की नींद नहीं आई। उनके दिल दिमाग में सिर्फ यही फिक्र थी कि ज़हरा कहाँ है। इसी बीच उन्हें किसी परिचित से खबर मिली कि ज़हरा की सास, नंदे और उनके दोनों बेटे पुलिस की थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद छोड़ दिए गए थे। जब ये तीनों महिलाएं पुलिस से लौटकर अपने गांव वापस गईं, तो शब्बीर के दिल में और भी उलझन बढ़ गई। जब तीनों सास और उसकी बेटियां अपने गांव लौटकर आईं, तो उन्होंने पूरे गांव में शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें बेकसूर मानकर छोड़ दिया और ज़हरा अपने यार के साथ चली गई। यह सुनकर शब्बीर अहमद का दिल टूट गया और उनके चेहरे पर गहरा दुख साफ नजर आने लगा। शब्बीर अहमद का दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी ज़हरा के रहस्यमय ढंग से गायब होने के बावजूद पुलिस ने सास ननद और दोनों बेटों को सिर्फ हल्की फुल्की पूछताछ के बाद क्यों छोड़ दिया। यह सोचकर उनका दिल और भी बेचैन हो गया। अगली सुबह शब्बीर अपनी गाड़ी में बैठकर सीधे थाना मात्रा पहुंचे। वहां एसएचओ तौकीर खान अकेले अपने ऑफिस में थे। उन्होंने शब्बीर को सामने बिठाया और भरोसा दिलाया कि पुलिस उनकी बेटी को ढूंढने में पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन शब्बीर के लिए यह जवाब तसल्ली देने वाला नहीं था। उन्हें लग रहा था कि पुलिस उनकी इकलौती बेटी की तलाश में गंभीर नहीं है, जबकि वह खुद भी पुलिस में है। तौकीर खान ने मौका देखकर बताया कि अब तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं आया। उन्होंने कहा जो कुछ भी उन्हें पता है वह सब बताए ताकि जांच आगे बढ़ सके। शब्बीर ने कहा कि सुघरान बीबी और बड़ी बेटी यास्मीन ठीक नहीं है। सास पहले भी अपनी एक बेटी की हत्या में शामिल रही, लेकिन पैसे वाले होने की वजह से वह केस में बरी हो गई थी। शब्बीर ने यह भी बताया कि उनकी बेटी ज़हरा सऊदी अरब में अपने पति के पास रहना चाहती थी, लेकिन किसी साजिश के तहत उसे पाकिस्तान बुलाया गया। उन्हें पूरा अंदेशा था कि ज़हरा की हत्या कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यास्मीन के बेटे अब्दुल्ला से सख्ती से पूछताछ की जानी चाहिए ताकि पूरा सच सामने आ सके। इसके बाद शब्बीर वहां से चले गए। एसएचओ तौकीर खान ने यह बात तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को बताई। इसके बाद सियालकोट डीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल ने दासका के डीएसपी राणा उमर फारूक के नेतृत्व में तुरंत एक जांच टीम का गठन किया। इस टीम में डीएसपी आबिद रशीद, एसएचओ तौकीर खान और कांस्टेबल सिकंदर शामिल किए गए। पुलिस टीम ने ज़हरा के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू किया और धीरे धीरे सब कुछ साफ नजर आने लगा। फिर अब्दुल्ला को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई। उसने पुलिस को बताया कि उसने अपनी नानी सुघरान के साथ मिलकर बाइक से 3 बोरों में भरे ज़हरा के शव के टुकड़े गंदे नाले में फेंके थे। अब्दुल्ला के बयान के बाद पुलिस ने सुघरान को भी गिरफ्तार कर लिया और उसे उस गंदे नाले तक ले जाया गया, जहां ज़हरा के साथ साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी ठिकाने लगाया गया था। जैसे ही आसपास के लोगों को यह खबर मिली, कोटली मीरा और आस पड़ोस के गांवों के लोग बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए। इसके बाद पुलिस ने नाव के जरिए पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया और बोरियों में भरे ज़हरा के शरीर के टुकड़े बरामद कर लिए। पोस्टमार्टम के बाद ये लाश के टुकड़े ज़हरा के पिता शब्बीर अहमद को सौंप दिए गए। शब्बीर ने अपनी बेटी के टुकड़ों को अपने सीने से लगाया और उन्हें लेकर अपने गांव कोटमंड पहुंचे।
वहां पहुंचते ही पुलिस ने फोन कर जानकारी दी कि सख्ती से पूछताछ के दौरान सुघरान बीबी ने बताया कि उसने ज़हरा का चेहरा गैस चूल्हे पर भून दिया था ताकि उसकी पहचान न हो सके। इसके अलावा उसने ज़हरा का सिर घर से करीब 3 किलोमीटर दूर झाड़ियों के बीच एक गड्ढे में दबा दिया था। पोस्टमार्टम के बाद यह हिस्सा भी शब्बीर को सौंप दिया गया और शब्बीर ने अपनी बेटी के शव के सभी टुकड़ों का अंतिम संस्कार किया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सुघरान बीबी का दूर का रिश्तेदार नवीद, जो रिश्ते में भतीजा लगता था और लाहौर में रहता था, एक बार किसी रिश्तेदार ने कुछ सामान नवीद के हाथों सुघरान बीबी के घर भेजा। तब सुघरान उस पर आकर्षित हो गई। इसके बाद नवीद अक्सर लाहौर से कोटली मीरा आने लगा और जल्द ही दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। एक दिन यास्मीन ने खिड़की से देखा कि उसकी अम्मी सुघरान और नवीद एक दूसरे के करीब हैं। उस दिन यास्मीन के पति इटली में नौकरी कर रहे थे और साल में सिर्फ एक बार घर आते थे। यास्मीन की उम्र 40 साल हो चुकी थी, लेकिन यह नज़ारा देखकर उसका दिल और दिमाग एकदम असहज हो गया। उसने नवीद को अपने घर बुलाया और उसे यह बात समझाई कि उसने अपनी अम्मी सुघरान और उसको आपत्तिजनक हालत में देखा और यह सब सही नहीं है। नवीद ने डरते हुए माफ़ी मांगी और कहा कि वह हर सज़ा भुगतने को तैयार है। इसके बाद यास्मीन और नवीद के बीच भी अवैध संबंध शुरू हो गए। आए दिन चोरी छिपे उनका वासना का खेल चलता रहता था, लेकिन किसी न किसी दिन यह सच दुनिया के सामने आ ही जाने वाला था। ज़हरा हाल ही में अपनी सास से मिलने उसके घर गई थी। इस दौरान यास्मीन ने दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं किया था। ज़हरा ने अपनी आंखों से देखा कि यास्मीन और नवीद आपत्तिजनक स्थिति में थे। इसके तुरंत बाद ज़हरा ने यास्मीन को कड़ी फटकार लगाई और इसी घटना के बाद यास्मीन ने ज़हरा के लिए नफरत होने लगी। इसके कुछ समय बाद ज़हरा अपनी सहेली से मिलने पास के कस्बे गई, लेकिन सहेली किसी वजह से नहीं मिल पाई। वापस लौटने पर ज़हरा अपनी ससुराल पहुंची और देखा कि उसकी सास सुघरान और नवीद के बीच अवैध संबंध चल रहे थे। यह दृश्य देखकर ज़हरा हैरान और परेशान रह गई। सुघरान बीबी इस बात से बहुत डर रही थी कि कहीं ज़हरा उसके और यास्मीन के नवीद के साथ अवैध संबंधों के बारे में पता न चल जाए और वह अपने पति कदीर को बता दे। इसलिए उसने पहले अपनी बेटी यास्मीन को अपनी तरफ कर लिया। सुघरान बीबी योजना बनाने के लिए यास्मीन के घर गई। सुघरान ने यास्मीन से कहा कि ज़हरा अब उनके हर राज को जान चुकी है और अगर यह सब बातें कदीर तक पहुंच गईं, तो दोनों परिवार की इज्जत और मान सम्मान खतरे में पड़ जाएगा। यास्मीन ने भी माना कि ज़हरा को सब पता चल चुका है और उसे डर था कि अगर यह बात उसके पति तक पहुंची तो घर टूट सकता है। सुघरान बीबी ने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने यास्मीन और नवीद की मदद से ज़हरा को मारने और उसके शरीर के टुकड़े फेंकने की योजना तैयार की। उन्होंने यह तय किया कि अगर कोई पूछेगा तो कहा जाएगा कि ज़हरा अपने किसी युवक के साथ भाग गई। इसके बाद सुघरान बीबी ने अपने बेटे कदीर को फ़ोन किया और कहा कि ज़हरा को सऊदी अरब से ससुराल भेज दिया जाए। उन्होंने बताया कि ज़हरा गर्भवती है और परदेश में उसकी सही तरह देखभाल नहीं हो पाएगी, इसलिए उसे पाकिस्तान बुला लिया जाए। साथ ही सुघरान ने लाहौर से नवीद को बुलाकर पैसों और विदेश जाने का लालच देकर ज़हरा की हत्या का सौदा कर दिया। नवीद तुरंत मान गया और सुघरान ने उसे सारी बातें समझा दी। 1.25 महीने पहले ज़हरा सऊदी अरब से पाकिस्तान आ गई। उसके पिता शब्बीर अहमद उसे एयरपोर्ट से घर ले गए। ज़हरा 20 दिन अपने मायके में रही। उसके बाद उसे उसकी ससुराल भेज दिया गया। जैसे ही ज़हरा अपनी ससुराल पहुंची, सुघरान ने नवीद को लाहौर से अपने गांव कोटली मीरा बुला लिया। नवीद वहां 3 दिनों तक यास्मीन के घर में छिपा रहा। 9 नवंबर 2024 की रात ज़हरा की हत्या की योजना अमल में लाई गई। ज़हरा अपने कमरे में सो रही थी। तभी नवीद, यास्मीन और सुघरान बीबी वहां पहुंच गए। बच्चे को जागने से रोकने के लिए सुघरान उसे दूसरे कमरे में ले गई। यास्मीन ने ज़हरा के मुंह पर तकिया रखा। सुघरान ने उसकी टांगें पकड़ी और नवीद ने उसके हाथों को मजबूती से पकड़ा। थोड़ी ही देर में ज़हरा की मौत हो गई। इसके बाद सुघरान बीबी, यास्मीन और नवीद ने ज़हरा की लाश को बाथरूम में ले जाकर काट छांट शुरू की। नवीद ने लाश के कई टुकड़े किए, जैसे किसी बड़े जानवर के मांस को काटा जाता है। नवीद के जाने के बाद सुघरान और यास्मीन ने पूरे घर की सफाई की। फिर उन्होंने ज़हरा की लाश के टुकड़े 3 बोरियों में रखकर यास्मीन के बेटे अब्दुल्ला की मदद से गंदे नाले में फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने घर को फिर से पूरी तरह साफ किया और हर कमरे में इत्र और रूम फ्रेशनर छिड़का, ताकि कोई भी घर में हुई घटना के निशान न देख सके। ज़हरा के पति कदीर ने कहा कि वह खुद को ऐसी जगह पर पा रहा है
जहां सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है। कदीर ने कहा कि उसे बस इतना पता था कि उसके घर वाले अम्मी और बहनें जो भी मांगती थीं, उसने उन्हें दे दिया। उसने उन्हें पैसा दिया, सुकून दिया और कहा कि जो चाहिए वह देगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। मीडिया ने कदीर से पूछा कि क्या ज़ाहिरा ने घर की ये सारी बातें उसे बताई थीं, और जब उसे अपनी सास और ननद से खतरा था तो उसे ससुराल क्यों भेजा गया। कदीर ने कहा कि अगर उसे यह पता होता या थोड़ी सी भी शंका होती तो वह कभी भी ज़ाहिरा को अपने गांव नहीं भेजता। उसे पता होता कि वहां उसका कत्ल हो सकता है तो वह एक भी मिनट के लिए उसे वहां नहीं रहने देता। कदीर ने बताया कि आज वह जिस स्थिति में है वहां वह न तो जी पा रहा है और न ही मर पा रहा है। उसकी अम्मी और बहनें ही उसे इस हालात तक ले आई हैं कि अब वह न किसी से आमना सामना कर सकता है और न किसी के साथ बैठने के काबिल बचा है। ज़ाहिरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर पाकिस्तान में धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी सुघरान बीबी यास्मीन बशीर, अब्दुल्ला और नवीद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस केस में सबा और उसके बेटे कासिम जमील निर्दोष पाए गए, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। अपने प्रियजनों की सुरक्षा को हल्के में न लें। कभी कभी लोग जो भरोसेमंद लगते हैं उनके इरादे खतरनाक हो सकते हैं। परिवार और रिश्तेदारों पर अंधविश्वास करना खतरनाक हो सकता है। किसी भी मामले में अपने आत्म सुरक्षा और जागरूकता को प्राथमिकता दें। यदि किसी को किसी चीज के बारे में डर या संदेह है तो उसे नजरअंदाज न करें। समय पर सतर्क रहना जीवन बचा सकता है। पैसा, वासना या स्वार्थ के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। परिवार और रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता आवश्यक है। छिपे हुए रहस्य कभी कभी जानलेवा बन सकते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।